हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिंक लाइव। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ये सीटेट 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसे हमने कल 15 क्वेश्चन तक किया था। आज हम आगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग को पता ही है कि प्रीवियस ईयर की प्रश्नों की प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है सीटेट का एग्ज़ाम पास करने के लिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके अच्छे अंक आ सकते हैं। तो चलिए, अब 16 नंबर से कल हम 15 नंबर तक कर चुके हैं, आज 16 नंबर से फिर से प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर समान पर आधारित है। सेकेंड है, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। थर्ड है, शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। फोर्थ है, विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। तो समावेशन में बाधक है, पूछा है सामग्री को केवल जो दिया है केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं है, सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है समावेशन शिक्षा में। तो यही इसका करेक्ट आंसर हुआ, सेकेंड नंबर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शैक्षिक स्थानों तक पहुंच। सेकेंड है अधिकारों में समता। थर्ड है भाग लेने का अवसर। फोर्थ है सामाजिक वर्तिगाग्र। तो शैक्षिक स्थानों तक पहुंच ये तो बाधा उत्पन्न नहीं करता है, आसान बनाता है। अधिकारों में समता ये भी आसान बनाता है। भाग लेने का अवसर ये भी आसान बनाता है। तो करेक्ट आंसर इसका 4 हुआ, क्योंकि यही सामाजिक वर्तिगाग्र बाधा उत्पन्न करता है हाशिए के विद्यार्थियों के को, क्योंकि सामाजिक रूप से बहुत लोग सोचते हैं ये पिछड़े हुए हैं, ये कैसे इससे ऐसी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। तो वही सामाजिक वर्तिगाग्र ही इसकी बाधा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? लिखने की मतलब कि ग्राफ बनाने की। तो ग्राफिया जिसमें आता है वही आपके रहता है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया है आपका गणित से कैलकुलस, आप कैलकुलेटर जैसे देखते हैं तो कैलकुलेटर गणित से संबंधित रहता है, तो इसीलिए गणित से है ये। डिस्ग्राफिया ये ग्राफ बनाने से यानी कि लिखने से यही है। तो लिखने वाला पूछा है, लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है डिस्ग्राफिया। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हुआ, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्प्रासिया चौथा ऑप्शन है, तो सेकेंड नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सवर्ण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दें। सेकेंड है विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। थर्ड है बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश रखें। फोर्थ है दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश रख दें। इस ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन सीटेट ने इसे सेकेंड नंबर ऑप्शन सही माना है, तो हम भी इसे सेकेंड नंबर ऑप्शन को सही मानते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें पूछा गया है सवर्ण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है। तो टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश मतलब अगर टेप करके सुनाएंगे बच्चों को, तो जब वो उसे जो है सुनने में परेशानी है तो कैसे ये सही हो सकता है। और दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश, मौखिक ये भी सही लग रहा है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन सीटेट ने सही माना है, तो इसे हम भी सही मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है धीमी समझ। सेकेंड है जिज्ञासा की कमी।
थर्ड है सोच में सटीकता की आवश्यकता। फोर्थ है आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। तो प्रतिभावान विद्यार्थी की सोच में सटीकता की आवश्यकता, यही थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है संकल्पना मानचित्रण, दूसरा है संदर्भहीनता, थर्ड है रूपरेखीकरण, फोर्थ है सारांशीकरण। संदर्भहीनता से बचना चाहिए, संदर्भहीनता नहीं होनी चाहिए अगर उसे कौशल का सुसाध्य करना चाहती है विद्यार्थियों में। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है इसका नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचें। सेकेंड है नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषता को प्रभावित करने पर ध्यान दें। थर्ड है विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारी को मिश्रित कर दें। फोर्थ है सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप में प्रस्तुत करें। तो इसका आंसर नंबर 22 का सेकेंड ऑप्शन सही हुआ। नियमों को समझे और अवधारणा की विशेषता को प्रभावित करने पर ध्यान दें, यही अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो पहला ऑप्शन है बोरियत, सेकेंड है तनाव, थर्ड है जिज्ञासा, फोर्थ है भय। तो विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो जिज्ञासा ये सफलता दिलाता है, यही जिम्मेदार नहीं होगा। बाकी बोरियत रहेगी तभी विद्यार्थी नहीं सफल हो पाएगा, तनाव रहेगा तब भी नहीं सफल हो पाएगा, और भय रहेगा तब भी सफल नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसा उदाहरण को डैश कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक भ्रांति, थर्ड है एक गैर उदाहरण, थर्ड है एक आद्य रूप, फोर्थ है एक अपवाद। तो शिक्षक एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है जिसमें संप्रत्यय से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। मूल विशेषताएं हैं तो एक आद्य रूप, मूल विशेषताएं जिसमें होती हैं उसे एक आद्य रूप का उदाहरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी जिज्ञासा क्षमता पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस विकास को सुगम बना रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है घोषणात्मक ज्ञान, सेकेंड है प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, थर्ड है अधिसंज्ञान, फोर्थ है रट कर याद करना। रट कर तो वैसे ही गलत है, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान ये भी गलत है। तो संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ अधिसंज्ञान, क्योंकि संज्ञानात्मक क्षमता पर चिंतन कर रहा है। तो घोषणात्मक वाला भी गलत है, प्रतिक्रियात्मक वाला भी गलत है, और रटकर याद करना वाला भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, सेकेंड है वेधन और बार बार अभ्यास, थर्ड है सामग्री को रट कर याद करना, फोर्थ है उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस पर महत्व देती है? उत्तेजना तो गलत रहता है, अगर उत्तेजित होकर रट कर भी कोई बच्चा सीखता है ये भी गलत रहता है। भेदन और बार बार अभ्यास भी नहीं कराया जाता, ड्रिल वाला भी गलत रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सक्रिय जुड़ाव और बातचीत करेक्ट ऑप्शन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें, विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें, ऐसे संकेत दो
जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें। फोर्थ है जानकारी को वियोजित खंडों में भी विभाजित करें। तो भ्रमित करने वाला गलत है। सीधे उत्तर बताएं, नकल करने के लिए कहें, ये भी गलत है। जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें, वियोजित नहीं नियोजित खंडों में विभाजित करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। इसका तर्क दिया है, भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। सही विकल्प चुनें। तो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकेंड है ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ है ए और आर दोनों गलत है। तो फर्स्ट तो सही है क्योंकि ए सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। अवसर जिसमें रहता है वो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। हमने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया कुछ टैग वर्ड, निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में बताया है। अगर उन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाकर चैनल पर देख लीजिए। तो ये सही हुआ ए वाला। और भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन रहती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्व होती हैं। सही विकल्प चुना। तो ये महत्वहीन नहीं होती हैं बल्कि महत्व रखती हैं। तो ए सही है, आर गलत है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि फर्स्ट ऑप्शन है क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। सेकेंड है प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उनका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। थर्ड है शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय हैं। फोर्थ है शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। तो अनियंत्रित नहीं होते हैं। ये तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगर शैक्षिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होंगे तो ये विद्यार्थी हतोत्साहित होगा, असहायता लाचारी महसूस करेगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा वो प्रेरणा होती है जिसके द्वारा बच्चा स्वयं खुश होकर सीखता है, किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं सीखता। कि अगर कोई बाहरी प्रेरणा जब तक मिलती है तभी तक वो बच्चा सीखता है, तो उतना अच्छे से नहीं सीखता है। इसलिए आंतरिक प्रेरणा के द्वारा अगर बच्चे को सिखाया जाता है तो वो बहुत अच्छे से सीखता है। तो देखते हैं कौन सी आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन। ये गलत है क्योंकि अगर दंड से बचने के लिए अध्ययन करेगा बच्चा तो सही से अध्ययन नहीं कर पाएगा। अगला ऑप्शन है एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। रुचि के कारण ये आंतरिक प्रेरणा है। शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, ये बाहरी प्रेरणा है। प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन, ये भी बाहरी प्रेरणा है। तो हमें आंतरिक प्रेरणा पूछा गया है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। अगर कोई बच्चा गतिविधि में रुचि रखता है तो वो आंतरिक प्रेरणा कहलाता है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे इस चैनल पर सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिए ताकि आपको अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस आपकी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।